हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। इस सैंपल पेपर में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी का इसको धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है और किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसको एक्सप्लेनेशन फुल करते हैं उसका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थे, ये क्या थे? यही कॉलोनियल नेशन थे। तो इसमें बोल रहे हैं कि किस तरह की इंप्रूवमेंट हो रहा था यहाँ पर। अगर कोई इंपीरियल नेशन यानी कि ब्रिटेन या यूरोप के जो नेशन आए थे तो उससे इंप्रूवमेंट किस तरह का हो रहा था। तो बोला कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्रूव करें। गवर्नमेंटल इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर द एक्सपेंशन, ये भी ऐसा कुछ नहीं था। कैपिटलिस्ट भी यहाँ के नहीं चाहते थे कि कॉलोनियल ट्रेड हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी कैसे सही हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट हो रहा था। किस चीज का? ट्रांसपोर्ट का। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि ब्रिटेन में जब 1840 में रेलवे लाइन एक्सपेंड हुआ तो उसके बाद 1853 में, कब? 1853 में इंडिया में भी रेलवे लाइन एक्सपेंड कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में पहले जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? तो बाल लाल पाल। यानी कि जब कांग्रेस की डिवीजन की बात करते हैं तो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड था। एक थे मॉडरेट और एक थे रेडिकल। तो रेडिकल में बाल यानी बाल गंगाधर तिलक थे। किस रीजन से थे? महाराष्ट्र से थे। कौन से मैगजीन को इन्होंने लिखा था? तो केसरी मैगजीन को इन्होंने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मैगजीन लिखा था। किस लैंग्वेज में लिखा था? तो लैंग्वेज था इनका मराठी। ठीक है, लैंग्वेज कौन सा था? लैंग्वेज था इनका मराठी। ठीक है, इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा था केसरी मैगजीन को। यानी कि एक तरह ये न्यूज़पेपर भी था, मैगजीन भी पब्लिश किए थे। केसरी, बाल गंगाधर तिलक, मराठी। ठीक है, इन्फ्लुएंस कहाँ ज्यादा था? महाराष्ट्र वाले रीजन में। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए, अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो उस चैप्टर के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पिक्चर किसने बनाया था। अब अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर इनकी बात करते तो इन्होंने भारत माता की इमेज को बनाए थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1905 में इन्होंने इमेज बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या लिखी थी? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जनगण मन जो आपका नेशनल एंथम है उसको लिखे थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो थे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, केरला के थे और ये अपनी पेंटिंग के लिए जाने गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट कौन कब हुआ उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो देखिए, आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा उसके बाद अगर ईयर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए आप। 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस टाइम में इंटेलेक्चुअल पर्सन का इम्पैक्ट बढ़ रहा था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये तो आंसर क्या होगा? अब देखते हैं कि ऑर्डर वाइज किस पोजीशन पे आंसर आता है। मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब मार्टिन लूथर जूनियर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मार्टिन लूथर जिन्होंने चर्च के आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन उठाया था और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम ए बाइबल से रिलेटेड जो उसका रिफॉर्म लिखा था, कब लिखा था? 1522 में लिखा था। कब लिखा था? 1522 में। ठीक है, 1789 उसके बाद हो गया 1522। मेनेक्यो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। मेनेक्यो ने कब री इंटरप्रेट किया मैसेज को बाइबल के? तो इन्होंने 16th सेंचुरी में। किस सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में मेनेक्यो किया था। जोहान गुटनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि जोहान गुटनबर्ग ने कब प्रिंटिंग प्रेस को किया। तो जोहान गुटनबर्ग जो थे 1448 में प्रिंटिंग प्रेस को इन्होंने बनाया था। तो अब ऑर्डर वाइज अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहेगा? 1448, सेकंड पे 1522, थर्ड पे 16th सेंचुरी और फोर्थ पे 1789। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो रहा है डेट वाइज।
डेट वाइज कैसे सही हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट 1448 गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, इसके बाद मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्टेंट्स के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बुक्स लिखा, उसके बाद मिनोकियो ने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया कब 16th सेंचुरी में, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिंट कल्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कब इम्पैक्ट में? 1789 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, आप अच्छा से कैच कर रहे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दिया है और इसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जो बच्चे पढ़े होंगे एसएसटी की पाठशाला से, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उनको पता होगा। इसके लिए मैंने एक ही चीज बोला है, इट इज ए क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। जो फूड खाने के लिए भी और फॉडर जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज करते हैं। ए होता है मेज। ये क्या होता है? मेज। लेकिन अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ये पॉइंट लिख देंगे, इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री से 27 डिग्री। माइंड में यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा, खरीफ के साथ साथ ये रबी क्रॉप्स भी होता है। ये क्या होता है? ये रबी क्रॉप्स भी होता है, खरीफ के साथ साथ एक ऐसा क्रॉप जो दोनों सीजन में उगाया जाता है। और इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल मतलब चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग बांगर, बांगर में इसको उगाया जाता है। ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, सॉरी वाला बोला कि यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप। तो आपका आंसर पहले ही हम लोग फूड एंड फॉडर से ही कर चुके थे कि मेज आपका आंसर होगा। टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर किसी और के लिए भी है, और वो किसके लिए टेम्परेचर है? वो शुगर केन के लिए है। शुगर केन के लिए भी सेम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। बोला कि इसमें से फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। और चैप्टर 2 पढ़े हैं तो उसमें सीधे क्लियर लिखा हुआ है कि रिजर्व फॉरेस्ट मतलब रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट। 50% कितना? हाफ, यानी कि 50% जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व है। ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है? रिजर्वेशन ऑफ 1/3। ठीक है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में, जिसमें हम लोग वहाँ के बिश्नोई समाज के बारे में देखे थे कि वो लोग राजस्थान वाले जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो गलत है। और पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट कौन सा है? डी। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि परमानेंट फॉरेस्ट बोला कि रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। परमानेंट फॉरेस्ट कभी भी प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर्स के लिए यूज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बोला कि मैच द फॉलोइंग। इसको आपको मैच करना है। ठीक है। मैच करना है कैसे? अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है? तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स कौन सा होता है? इसमें से आप बताइए, नेशनल रिसोर्स कौन सा होगा और इंटरनेशनल रिसोर्स कौन सा होता है? तो ओशियन, ओशियन जो होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। और नेशनल रिसोर्स जो बच गया, और आपको पता भी है कि नेशनल रिसोर्स जो होता है रोड। अब देखते हैं, वन का वन यानी ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का 4 सही है, सी का थर्ड और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वल नंबर, हाँ एक तो था इक्वल नंबर, भले ही पॉपुलेशन कितना भी रहे, इक्वल नंबर ऑफ ए जो मेंबर रहेंगे वो रहेंगे डच और फ्रेंच के। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, ये भी सही है। बट द स्टेट, अब यहाँ पे बोला कि द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टेट लाइन एनसीईआरटी का दे रहा है क्लियर सा कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। यानी कि इसमें से कौन जो है सेंटर और स्टेट दोनों के इस मामले को देख सकते हैं।
तो एजुकेशन जो होता है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, और आप अगर पढ़े हैं तो अच्छा से आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है। कंकरेंट लिस्ट बोलते किसको है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों रूल कर सके, जो दोनों रूल बना सके, उसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर के पास होता है पावर रूल बनाने का, और अगर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। पर्सनल और फैमिली लाइफ को इशू करते हैं। ठीक है। रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वो किस अलायंस को लीड करती है, वो लीड करती है एनडीए को। किसको, एनडीए को लीड करती है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी, देखिए इसमें बस आपसे क्वेश्चन पूछा है करेक्टली मैच कौन सा है, तो ये तो हो गया कि ए नंबर करेक्टली मैच्ड है। थोड़ा सा इसका आंसर भी कर लेते हैं हम। कांग्रेस पार्टी जो है वो किस अलायंस को लीड करती है, कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को लीड करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लेफ्ट फ्रंट को लीड करती है। ठीक है। और मिजो नेशनल फ्रंट जो है ओरिजिनल पार्टी है। इस तरह से एक आंसर करने के साथ इसको मैच द फॉलोइंग भी हम लोग कर लें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा assertion रीजन क्वेश्चन है। बोले देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion एंड रीजन, मार्क योर आंसर एज पर एज कोड प्रोवाइडेड बिलो। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, कोई ये तो इशू नहीं है। डेमोक्रेसी जब रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। देखिए यहाँ पे जानने लायक बात है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर जो होता है नॉर्म्स और प्रोसीजर पे ही होता है। डेमोक्रेसी जो किस चीज पे बेस्ड रहती है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर पे रहती है। क्योंकि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, और डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following religions was protected and were fostered by Sri Lanka in their constitution। देखिए बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सब जानता है सिन्हाला कम्युनिटी। कौन सा लैंग्वेज बोलती है वहां पे, तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है। ये एक्ट कब पास किया गया था, तो 1956 में ये एक्ट पास किया गया था। कब, एक बार याद कर लीजिएगा इसको, 1956 में ये एक्ट पास किया गया था। ठीक है। बोला कि रीड द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है सेकेंडरी रेंज स्टेज। सेकेंडरी स्टेज का मतलब 6 to 8 के जो ग्रुप होता है उस बीच में आप स्कूल जा रहे हैं, तो उसी लिस्ट को हम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में ऐड करते हैं। तो नहीं, आईएमआर से होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि पर थाउजेंड जो बच्चे होते हैं उसमें से कितने की नेचुरल डेथ हुई है, वो आईएमआर को रिप्रेजेंट करता है। लिटरेसी रेट तो 7 ईयर तक में आपको पढ़ने लिखने आता है या नहीं, उसको डिफाइन करता है। तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में बोल रहा है कि कौन सा स्टेट जो है टॉप पे है, तो केरला जो है टॉप पे 83। ठीक है। एलिमेंट्री मतलब सेकेंडरी स्टेज को हम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन बोलेंगे। रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, तो याद रखिए ये तो लिटरेसी रेट ऑफ द रूरल पीपल है। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप है, लेकिन परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। तो इसमें बोल रहा है कि गर्ल्स का कितना है, 82% अटेंड कर रहे हैं। कितना नहीं करेगी, तो 100 माइनस 82। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। सेक टाइप्स ऑफ सेक्टर डिफाइन करते हैं, तो टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोर्टर क्या होते हैं, ये आपके टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल होते हैं। स्लैश सर्विस सेक्टर के एग्जांपल होते हैं। टीचर, डॉक्टर, वेंडर्स एंड लॉर्ड ये भी वही होते हैं। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल ये भी वही होते हैं। लेकिन
इसमें क्या इशू हो रहा है कि दूरदर्शन जो होता है वो किसका न्यूज का सोर्सेज होता है। दूरदर्शन किसका सोर्सेज होता है, न्यूज का सोर्सेज होता है। तो ये ऑड ऑन वन आउट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज क्या होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। क्या हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसमें फिक्स रहता है सारा चीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता, कभी भी आपको जॉब चली जाएगी। तो इसको हम ऑप्शन ए इसमें करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, read the information given below and select the correct answer. Rohan has taken a loan of Rs 5 lakh from the bank to purchase a house on 12% rate of interest. He has to submitted papers of new house and salary record to the bank. What is the this process called? देखिए सारा डिटेल अगर आप दे रहे हैं तो डिटेल देने को क्या बोलते हैं, कोलेट्रल बोलते हैं। डिटेल देने को कोलेट्रल बोलते हैं, माइंड में लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। सारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बैंक को एक गारंटी देनी पड़ती है। मान लीजिए कि लोन दिया, आप लेकर के भागे ना, विजय माल्या जैसा, उसको कोलेट्रल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन द वर्क म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हम डब्ल्यूटीओ करें यहाँ पे, डब्ल्यूटीओ कर सकते हैं। ये क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। बोला ग्लोबलाइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, फॉर बोला कि फर्स्ट जो बोल रहा है रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होता है, बैरियर्स रिमूव कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, ये भी सही है। हैज इनेबल्ड ऑल द कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, नहीं। हैज लेसन फॉर बोला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। तो इसमें हम क्या कर दे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन और टू दोनों जो है ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किए हम लोग, अपना जो एक्सप्लेनेशन था एमसीक्यू का उसको हम लोग कवर कर लिया। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे मेनली क्या होता है कि 2 मार्क्स में आपको 2 पॉइंट देना रहता है, बट आपके पास पॉइंट अगर एक्स्ट्रा है और वैल्यूएबल पॉइंट्स है तो आप उसका आंसर उसमें दे सकते हो। क्वेश्चन है कि एनालाइज एनी टू फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। आपने इस टॉपिक को काफी अच्छा से पढ़ रखा है, ठीक है। और हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करेंगे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो कब हुआ था, तो 1929, ये ईयर देख लीजिए, 1929 जो था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है इसका एक पर्टिकुलर 10 ईयर का टाइम पीरियड था। 10 ईयर का टाइम पीरियड मतलब 1930s। वो 1921 से 30 के बीच में 35 तक हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो था इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इसका एक इम्पैक्ट था वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अमेरिका में 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसमें क्या पॉइंट था। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका में प्रेरीज रीजन है जो एग्रीकल्चरली काफी एक्टिव रीजन माना जाता है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम नहीं होना, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना, ये इशू हो रहा था कि ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था। और अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो और अगर वो सेल नहीं हो पा रहा है तो एक मेजर चेंजेस है। जैसे डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है तो गुड्स के प्राइस डिक्रीज कर जाएंगे, जिसके चलते एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ था बट इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि डिमांड कम था, जिसके चलते प्राइस डिक्रीज कर रहे थे। एज प्राइसेस स्लम्प एंड एग्रीकल्चर इनकम्स डिक्लाइन, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे उसके वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में काफी कम हो गया था। फार्मर्स ट्राइड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट बट इट पुश डाउन प्राइसेस। क्योंकि अगर ज्यादा चीज मार्केट में जाएगी, एक चीज माइंड में लॉक कर लीजिए कि इट पुश डाउन प्राइसेस, कि मार्केट में बहुत ज्यादा, जैसे अनाज का प्रोडक्शन आप करते हैं और ग्रेन्स जो है मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है तो उससे क्या हो जाएगा, जो प्राइस है जो डिक्लाइन हो जाएगी। इन द मिड 1920s, ठीक है। ये 30s की बात मैंने इसलिए किया है, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो था 35 तक था। कब तक था, 35 तक था। थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के आप द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा।
इन द मिड 1920s, बोला कि मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। अब यहाँ पर अगर आपने नाजिज्म क्लास 9 में पढ़ रखा है, तो बहुत सारी कंट्री जो है वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से बचने के लिए अगर किसी पे डिपेंड थी, तो वो था यूएसए। देखिए यूएसए जो था पहले कॉलोनियल नेशन था ब्रिटेन का, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ब्रिटेन जो था खुद लोन लेता था यूएसए से। और यूएसए जो है बिना किसी गारंटी का लोन देना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लोन दे दिया बहुत सारे कंट्रीज को। और उसका रिपे का कोई मेथड नहीं था, इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो लोन बहुत दे दिया लेकिन उसका रिपे का कोई मेथड नहीं था, जिसके चलते वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो उसकी जो उसकी ग्लोबल मार्केट को देखती थी, शेयर प्राइसेस ये सबको डिक्लाइन कर दे। But in the first half of the 1928, countries that depend working crucially on US loan forced an acute crisis. जो अब यहाँ देखिए 1928 में क्या हो गया, 1928 में जब यूएसए के पास इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, तो क्या किया, उसने लोन देना बंद कर दिया। और अगर उसने लोन देना बंद कर दिया तो क्या होगा, ऑन यूएस लोन फोर्स्ड एन एक्यूट क्राइसिस, तो उसके चलते क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्राइसिस होने लगा। कोई इशू, कि यूएस में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि गुड्स के प्राइसेस कम हो गए। इसके अलावा यूएस जो है बिना किसी गारंटी का लोगों के अलग अलग नेशन को लोन प्रोवाइड करता था, जिसके चलते यूएस में इकोनॉमिक डिप्रेशन है। मुझे नहीं लगता है कि आप इसके बाद आपको कोई इसमें डाउट रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द प्रोविजन दैट कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री किसको कहते हैं, अगर किसी कंट्री ने अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो उसको हम सेकुलर कंट्री कहेंगे। उसके कंट्री में सारे रिलीजन जो है इक्वल, ठीक है। बोला कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। स्टेट का मतलब, आप लोग स्टेट का मतलब ये नहीं समझना, स्टेट मतलब राज्य हो गया, स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब देखो जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है, लेकिन इंडिया के साथ कभी यूज होता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया या इसे हिंदुइज्म रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नहीं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पर हर रिलीजन वाले रह सकते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी किसी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे रिलीजन जो है वो इक्वल है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिलीजन के बेस पे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। बोल रहा है कि यहाँ तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करें या प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, और इसमें कोई आपके पास कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। या ऐसा भी चॉइस है, मान लीजिए कि आपके पास रिलीजन चूज करने, कोई रिलीजन चूज करने का मन नहीं है, तो आप रिलीजन लेस भी रह सकते हैं, ठीक है। The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion. रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो क्या है, वो क्राइम है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सेकुलरिज्म इज एन आइडिया कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। सेकुलरिज्म जो है, इसके चलते हमारी कंट्री की यूनिटी बनी रहती है, एक कंट्री के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, सेकुलरिज्म। अगर इसकी अपोजिट की बात करेंगे तो इसके अपोजिट होता है कम्युनलिज्म, जो किसी एक रिलीजन को प्रीफर करता है। At the same time, the constitution allow the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within the religious communities। यहाँ तक कि स्टेट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है कि जो एक रिलीजन है उसमें अलग अलग कास्ट है, कम्युनिटीज है, तो उस बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन न हो और हर रिलीजन में क्या हो, इक्वालिटी हो। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया होता है वो क्या होता है, इक्वालिटी होता है। तो एक कुछ स्पेशल फीचर है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि इंडिया ने किसी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहे सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में कंजर्व एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व करने की क्या मेथड है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या दिया था, एक स्पेशल मेथड मैंने दिया है कि अगर किसी रिसोर्स को कंजर्व करने की बात आ रही है, तो दो पॉइंट आपका हर रिसोर्स के कंजर्वेशन में काम देगा। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दूसरा है आपका जुडिशियरी यूज। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हम फोकस है, तो वहां से हट करके, क्योंकि उसका स्टॉक लिमिट होता है, हमको कहाँ फोकस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैव टू अडॉप्ट ए
cautions approach for the judicious use of our limited energy resource. जुडिशियस यूज मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने रिक्वायरमेंट से हट करके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ठीक है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको कोशिश करनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बस में एक साथ 50 या उससे ज्यादा लोग जा सकते हैं। कार में आप जाइएगा, नियर अबाउट दोनों का जो फ्यूल है वो सेम खर्च होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक सेम फ्यूल से 50 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, एक सेम फ्यूल से एक आदमी ट्रेवल कर रहा है, तो हमको क्या प्रीफर करना है, अगर पॉसिबल है तो इंडिविजुअल फ्यूल व्हीकल्स की जगह पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, जैसे मेट्रो, बस, ये सब। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। अगर यूज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। जैसे जो डिवाइसेस पावर सेव करते हैं वैसी डिवाइसेस को हमको यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि पुराने टाइम वाली टीवी यूज करना है। अगर आप कैपेबल है तो नए जमाने की टीवी रखिए जिसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर माइंड में लॉक कर लीजिएगा। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल। ठीक है, कोई इशू। सजेस्ट एनी टू वेज टू इंप्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। इंडिया एक क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में लाइज करने वाला कंट्री है, तो सोलर एनर्जी के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स। अगर हमको इसको इंप्रूव करना है तो जो सोलर पैनल के कॉस्ट होते हैं उसको थोड़ा सा कम करना होगा। यूज ऑफ इफिशियंट सोलर पैनल मॉडल। जो सोलर पैनल मॉडल में जो अच्छे वाले इफिशियंट मॉडल है हम उसका यूज करेंगे। राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हम बताएंगे लोगों को कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। नॉन रिन्यूएबल यूज करेंगे तो उसके स्टॉक लिमिट होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अगर हम इसका यूज करेंगे क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। और अगर रिन्यूएबल यूज करेंगे तो ये बचेगा, ये काफी दिनों तक सरवाइव करेगा। तो ये सही है, ये गलत है, हमको ऐसे बताना पड़ेगा। बोला कि इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आसानी से इसको सेटअप कर दिया जाए ऐसा भी आपको करना पड़ेगा। बाई पैनल्स विथ हाई कंसंट्रेशन फोटोवोल्टिक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके, ऐसे हमको सोलर पैनल परचेज करना है। अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन शेडेड एरियाज। और दूसरी बात कि जिस रीजन में सनलाइट नहीं आता है प्रॉपर, तो हम वहां पे सोलर पैनल सेटअप नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से अवेयरनेस डेवलप करके अच्छे क्वालिटी के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में आसान करके क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के इंपॉर्टेंस को समझा करके हम सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। बोला कि बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट, न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स। ठीक है। बोल रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है रूरल सेक्टर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस रीजन में आपको डैम ये सब प्रोजेक्ट नहीं, वहां पे हम डैम ये सब बना देंगे। इंट्रोड्यूसिंग टर्सरी फैसिलिटीज इन एरिया, क्योंकि रूरल रीजन जो है वो प्राइमरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो टर्सरी ही नहीं सेकेंडरी भी इंट्रोड्यूस करके हम क्या करेंगे, रूरल रीजन को डेवलप कर सकते हैं। मतलब क्लियर है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो अपने आप डेवलप होगा। टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल रीजन। सेमी रूरल रीजन में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेमी रूरल रीजन में क्या होता है, ट्रांस इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके अच्छे होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे रहेंगे, इंडस्ट्री सेटअप होगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे नहीं रहेंगे, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी। तो वैसे रीजन कहाँ रहेंगे, वैसे रीजन रहेंगे सेमी रूरल रीजन में। It is also possible to set up industries that process vegetable and agricultural product like potato, sweet potato. जैसे और चीज, अगर एग्रीकल्चर करना है तो उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए सीड्स प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट, उसके लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट उसके लिए केसीसी, गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, केसीसी लोन प्रोवाइड करेगी, किसान क्रेडिट कार्ड इसको बोलते हैं। ऐसी चीजों को करके प्रमोट करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सेटअप कर सकते हैं। बाय प्रमोटिंग टूरिज्म द रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और न्यू सर्विस लाइक आईटी। बोल रहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। ठीक है। रीजनल क्राफ्ट यानी कि हर रीजन जो है इंडिया में, अलग अलग रीजन अलग अलग चीजों को बनाने के लिए स्पेशलिस्ट है, तो हम वहां पे उसको करेंगे। जैसे कि बहुत मधुबनी पेंटिंग हो गया, या बहुत सारे जो असम वाले रीजन है वहाँ पे बैम्बू से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसको प्रमोट करेंगे। न्यू सर्विस लाइक आईटी। देखिए रूरल रीजन में आईटी को प्रमोट करना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी के पास आईटी का नॉलेज हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो। ऐसी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर देंगे तो आपका रूरल सेक्टर भी हो काफी डेवलप हो जाएगा। कोई दिक्कत।
क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा है कि हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। देखिए दोनों को इसलिए साथ रखा हूं ताकि आप रिलेट कर सके। क्वेश्चन है कि सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, और इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज रिलेट देमसेल्फ टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, और का क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, हाउ वाज द सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए जो वॉर है वो क्या क्रिएट कर दिया, नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया। दूसरी बात कि कोई नया पॉइंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कि वॉर ने एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया, क्योंकि लोगों को क्या हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ, लोग की प्रॉपर्टी भी गई, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, लोगों की लाइफ भी, मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए, तो वो भी लॉस हुआ। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। देखिए वर्ल्ड वॉर के चलते जो जीता वो सिकंदर था, मतलब इसमें जो हार गया उसको बहुत लॉस हुआ, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया गया। तो कंट्रीज क्या करने लगे, अपने डिफेंस पे ज्यादा खर्च करने लगे, डेवलपमेंट को छोड़कर किस पे फोकस किए, डिफेंस पे, which was financed by war loans and increasing taxes। अब देखिए वॉर प्रोडक्शन आपका सेम है और वॉर लोन्स बढ़ जाएगा, तो वॉर लोन्स बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, टैक्स को बढ़ा दीजिएगा लोगों के बीच में, और टैक्स को बढ़ाएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रस्ट डेवलप होगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका ट्रेड अफेक्ट होगा। वेयर रेट एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स मतलब अगर आपका इनकम टैक्स का मतलब प्रॉपर्टी इन सब से रिलेटेड जो भी होगा उस पर आपको टैक्स लिया जाएगा। ये सब चीज होने लगा जिसके चलते डिस्ट्रस्ट, एक गैप बनने लगा गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। बल्कि थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। ये प्राइस क्यों डबल हो गए, क्योंकि वॉर में बहुत सारे कंट्री इसमें इन्वॉल्व थे और कंट्री इन्वॉल्व हो तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे, कॉमन पीपल पास खाने के लिए नहीं रहेगा, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट वो कैसे फुलफिल करेंगे। इसके चलते क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गया और एक कॉमन पीपल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। देखिए इन अगर एक बात आपको जाननी चाहिए यहाँ पर, ये फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है, फोर्सफुली मतलब अगर इंडिया में उस टाइम में किसका रूल था, इंडिया में रूल था ब्रिटिश का। तो वो वर्ल्ड वॉर के लिए इंडिया के विलेज में टूर किए, और जो बच्चे हष्ट पुष्ट रहते थे, पोलियो ग्रसित जो नहीं रहते थे, तो उनको क्या किया, फोर्सफुली वॉर में इन्वॉल्व कर दिया कि अब ये सोल्जर की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट सोल्जर, वॉर खत्म हुआ निकाल के बाहर फेंक दिए दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह, तो ऐसे नहीं करना था, ठीक है। फोर्स रिक्रूटमेंट किया, फोर्स रिक्रूटमेंट के चलते क्या हुआ, वाइड स्प्रेड एंगर हुआ, ब्रिटिशर्स के विरोध बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। फोर्स रिक्रूटमेंट से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड एंगर हुआ। क्रॉस फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर क्रॉस फेल हो गए, और क्रॉस फेल हो गए तो एक्यूट शॉर्टेज हो गया किस चीज का, फूड का, जिसके चलते फेमाइन इंडिया में डेवलप हो गई, फूड शॉर्टेज की कमी से फेमाइन, ठीक है। दिस वाज एक वर्क की एक कंप्लेंट बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। बहुत सारे लगभग 12 टू 13 मिलियन लोग मारे गए थे, किस एपिडेमिक से, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से। मिलियन पीपल बल्कि पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक। फेमाइंस यानी शॉर्टेज ऑफ फूड, और एपिडेमिक के चलते मिलियन लोग मारे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करते हैं, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज रिलेट देमसेल्फ टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज वर नी ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस एंड वर रिएक्टेड अगेंस्ट colonial policies दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए इंडियन मर्चेंट क्यों इंटरेस्ट ले रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि ब्रिटिशर जो है उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करने दे रहे थे, और यहाँ पे एक चॉइस था कि आप ब्रिटिशर colonial पॉलिसीज को अपोज कीजिए, और इसको अपोज कीजिएगा तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी का लाइन कहता है कि एक फंड प्रोवाइड करते थे, उन लोगों को पैसा देते थे जो लोग ब्रिटिश गुड्स को डिस्ट्रॉय करते थे, बॉनिफायर्स में डालते थे, जलाते थे, ठीक है। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। बोल रहा है कि जो रूपी और स्टर्लिंग पॉन्ड यानी कि वो ब्रिटेन का करेंसी है, तो इसके बीच में जो एक्सचेंज था उसको उन्होंने बंद कर दिया। इससे क्या होगा, डिस्करेज हो जाएगा। क्या डिस्करेज होगा, इंपोर्ट्स डिस्करेज होगा। तो अगर इंपोर्ट्स यानी कि बाहर से हम चीजों को नहीं मंगाएंगे तो किस पे डिपेंड रहेंगे, अपने यहाँ के प्रोडक्शन पे,
और इससे किसको प्रॉफिट होगा? इससे इंडियन मर्चेंट को प्रॉफिट होगा। तो ये हर वो काम किए जिससे इंपोर्ट घट सके और एक्सपोर्ट बढ़ सके, अपनी रिक्वायरमेंट अपने कंट्री में फुलफिल। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। देखिए एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास वाले हैं वो क्विज में ऐसे क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछते हैं, ठीक है। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस हुआ, और ये तो बहुत ही जाना माना फिक की है, ठीक है। फिकी का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसको सेटअप किया गया था 1927 में। तो चाहे हम इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की बात करें या चाहे हम फिकी की बात करें, ये दोनों जो था वो इंडियन मर्चेंट के द्वारा सेटअप किया गया था, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। बार बार जीत इसका जिक्र होता है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जीडी बिरला, यही प्लानिट फैशन वाले, अच्छे अच्छे ब्रांड अभी भी इनके पास है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड है। द इंडस्ट्रीज अटैक colonial कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्वदेशी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और स्वदेशी से किसको फायदा था? स्वदेशी से फायदा था इंडियन इंडस्ट्रीज को, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास को, जीडी बिरला को। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्ट गुड्स। इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए और रिफ्यूज कर दिए। किस चीज को रिफ्यूज किए? बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। नहीं खरीदेंगे नहीं बेचेंगे, किस चीज को? इंपोर्टेड गुड्स को, ठीक है। नहीं खरीदेंगे और नहीं सेल करेंगे इंपोर्टेड गुड्स को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। एक चैप्टर 7 का है, ज्योग्राफी का है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े घबराएंगे नहीं, अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में इसको बताया गया है, ऑनलाइन में इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट बोला कि हैव इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द फॉलोइंग इज। इसको समझने से पहले एक चीज माइंड में लॉक कर लीजिए, जहां लोग रहेंगे वहीं पर रेलवे नेटवर्क रहेगा, लोग नहीं रहेंगे रेलवे नेटवर्क नहीं रहेगा। इसमें इतना सोचना नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, रेलवे नेटवर्क ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम, रेलवे नेटवर्क कम। दूसरी बात की प्लेन्स में रेलवे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, माउंटेनियस रीजन में रेलवे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है, क्योंकि पत्थर माउंटेन कट करके रेलवे का लाइन का एक्सपेंशन करना बहुत ज्यादा हार्ड है। नदर्न प्लेन्स की बात करें, पहले ही बोले थे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं है तो नदर्न प्लेन्स में। लेवल लैंड, क्योंकि ये प्लेन्स हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जिक्र किए थे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैव वर्किंग फेवर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन दिस प्लेन्स। एक कुछ फेवरेबल कंडीशन है जिसके चलते रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस रीजन में ज्यादा पाया जाता है। However, a large number of rivers requiring the construction of bridges across their wide river beds pose some obstacles। यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, नदर्न प्लेन्स में आपको बहुत सारे रिवर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रिवर पे 3 4 5 किलोमीटर रेलवे के लिए पुल बनाना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। साउदर्न रीजन में ऐसी रिवर बहुत सारी है, ठीक है। जबकि नदर्न रीजन में भी है, बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस रिवर के पैरेलल हम रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन साउदर्न रीजन में आपको क्रॉस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे रिवर का ऐसा है कि आपको क्रॉस करके ही बनाना पड़ेगा, तो एक मेजर इशू है। But however, large number of rivers requiring the construction of bridges across the wide river beds। ये तो हो चुका है कि जहाँ पे रिवर ज्यादा रहेगा वहां पे रेलवे नेटवर्क कम, जहाँ पे प्लेन्स है रेलवे नेटवर्क ज्यादा। पेनिसुलर रीजन एंड द हिमालयन रीजन इट इज हिली ट्रेन। हिली ट्रेन पहले ही बोलते हैं, पेनिसुला की बात करें या प्लेट्यूज की बात करें, हिल की बात करें, वहां पे कम रहेगा। द रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू लो हिल्स गैप्स और टनल्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले द रेलवे लाइन्स। टनल्स गैप्स या जो स्वैम्पी रीजन है वहां पे रेलवे नेटवर्क न के बराबर होता है, यहाँ तक कि डिजर्ट में भी, उसको भी आगे चर्चा करेंगे हम। The Himalayan mountain region too are not favorable for the construction of railway line due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities। देखिए माउंटेनियस रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक ये पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट से वो स्पेस पॉपुलेशन यानी कि कम लोग रहते हैं, ए पॉइंट हुआ। और यहाँ पे है कि हाई रिलीफ, जो फिजिकल फीचर है वो काफी ऊंचा है, तो वहां पे अभी हम रेलवे का एक्सपेंशन नहीं कर सकते।
Desert of Rajasthan on the sandy plain of western Rajasthan too, it is very difficult to lay railway lines which have hindered the development of railway. अच्छा सैंडी प्लेन पे क्यों नहीं बना सकते? मान लीजिए रेलवे ट्रैक हम बनाए, इसमें अब ये नहीं पूछेंगे आपसे कि रेलवे ट्रैक पे आप गए हैं कि नहीं, सारे लोग गए हैं। तो आप एक चीज देखते होंगे कि उसके नीचे क्या होता है, उसको बाइंड करने के लिए पहले स्लीपर्स का यूज होता था लकड़ी का, अभी सीमेंटेड होता है, उसके नीचे गिट्टी ये सब स्टोन चिप्स ये सब स्प्रेड रहता है। तो अगर रेलवे ट्रैक हम सैंड पे बनाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, रेलवे का रेलवे अच्छा से वो रन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि सैंड पे बनाया, नीचे से सैंड ही उड़ करके कहीं अलग सैंड ड्यून्स बना दिया, तो रेलवे ट्रैक तो हवा में लटकते हुए दिखेगा आपको। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, नहीं करते हैं डेजर्ट वाले रीजन में। स्वैम्प ऑफ गुजरात जैसे रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में कोई बोलेगा कि रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के फॉरेस्टेड रीजन में रेलवे ट्रैक एक्सपेंशन हार्ड है, बट किया गया है ताकि साउथ इंडिया से कनेक्टिविटी मिल जाए। काफी अब हार्ड है तो क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम फेस किए हैं, उसको कवर किए हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड, झारखंड क्या है, प्लेट्यू रीजन है। छत्तीसगढ़ माउंटेनियस फॉरेस्टेड रीजन है और प्लेट्यू रीजन है। उड़ीसा क्या है, स्वयं उड़ीसा में रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन है, महानदी काफी बार, महानदी काफी डिस्टर्ब करते रेलवे ट्रैक को। ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जिसके चलते इस रीजन में हम रेलवे का एक्सपेंशन नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइंड में लॉक कर लीजिएगा, और बड़ा ही आसान सा आंसर है। आंसर क्या है कि प्लेन्स में हम रेलवे नेटवर्क का ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। कारण क्या है, कारण सिंपल सा है कि प्लेन्स में रेलवे का पटरी ये सब बिछाना आसान रहता है। माउंटेनियस रीजन में, डेजर्ट में, या जो सैंपी दलदल वाले रीजन है वहां पे, या फॉरेस्टेड रीजन में हम रेलवे का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक कंपनी ऐसी रहेगी जिसके ब्रांचेस बहुत सारे कंट्री में रहेंगे। अब यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे किससे, डोमेस्टिक कंपनी से। बोला डोमेस्टिक कंपनी टेंड टू रिस्ट्रिक्ट देयर operations into the country of origin while multinational corporations operate in more than two countries। more than two countries क्या, दो से ज्यादा। डोमेस्टिक कंपनी जो है अपने ही कंट्री में एक्सपेंशन इसका रहता है, और जो मल्टीनेशनल होती है दो से ज्यादा में इसका एक्सपेंशन रहता है। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे अभी, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इंडिया के कुछ मल्टीनेशनल का एग्जांपल दीजिए। महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इंफोसिस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, सुंदरम नट एंड क्रैकर्स हो गया। इंफोसिस, इंफोसिस एक आईटी कंपनी है और एक ग्लोबली काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है। Companies Infosys expand globally for many regions, mostly to obtain new market, cheaper resources and reduction in operational cost। कारण क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपने ब्रांचेस अलग अलग नेशन में बनाती है जहां पे इनको चीप लेबर मिल जाए, उसके बाद वहां से एक्सपेंशन करना मार्केट में आसान रहे, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी एक्सपेंड ज्यादा करती है। जैसे चाइना में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, क्योंकि चाइना में रॉ मटेरियल ज्यादा आसान मिलता है, लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं, और टेक्निकली एक्टिव रहते हैं। इन कुछ कारण होते हैं जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जो है इसको चूज करते हैं। ऑल ऑफ विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। These benefits also increase the risk faced by the multinational corporation। एक चीज और, ये रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, ठीक है, रिस्क लेंगे तो इनको जीत मिलती है। डर के आगे जो जीत है ना वही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन करते हैं। कैसे करते हैं, इनके पास कैपिटल इतना ज्यादा है कि इनको अगर मान लीजिए कि 25, इनको अगर 25 CR का लॉस भी, 25 करोड़ का लॉस भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिसके पास 10,000 करोड़ है, 25 करोड़ का लॉस हो जाए, कोई रिस्क लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई कंपनी मान लीजिए 50 करोड़ का है, डोमेस्टिक कंपनी 50 करोड़ का है, और उसको 25 करोड़ लॉस हो जाए तो वो कंपनी बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए इनके पास चांसेस ज्यादा रहते एक्सपेंड करने का। ठीक है, मल्टीनेशनल इन्फो बोला कि इन्फोसिस, मल्टीनेशनल मतलब इन्फोसिस की बात कर रहा है, इन्फोसिस की बात करेंगे, सुंदरम नट एंड क्रैकर्स की बात करेंगे। और अगर बात हमको करना ही होगा तो हम किसकी बात करेंगे, अपनी फेवरेट कंपनी किसकी, टाटा की। किनके कारण, रतन टाटा जी के कारण, मतलब आदमी हो तो उनके जैसा। ठीक है, इतना ज्यादा दान करने वाली कंपनी, इतना ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाली कंपनी, इतना अच्छा लोग मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा।
शायद आपने भी नहीं देखा होगा रतन टाटा जैसे आदमी को। तो क्यों ना हम टाटा को एक्सपेंड करें। ठीक है, तो टाटा की बात करते हैं। बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 6 essential ways। बोला कि अनलाइक द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपार्टमेंट्स, मल्टीनेशनल्स आर सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रेट्स। बोला कि दैट डिफर बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट इन द फॉरेन कंट्रीज वेयर दे ऑपरेट। ये अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन महंगाई दर बढ़ा देते हैं जिस कंट्री में ऑपरेट होते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट को ये अफेक्ट करते हैं। या तो किसी किसी सेंस में, या तो कंट्री में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट मतलब तो महंगाई दर ही बढ़ाना है, डिक्रीज नहीं करता है। माइंड में लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एमएनसीज के कुछ स्पेशलिटी हैं कि इसके ब्रांचेस बहुत सारे कंट्री में रहते हैं, इसके पास स्किल्ड लेबर होते हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीन होती है, प्रोडक्शन यूनिट अच्छी होती है, और इसके पास फाइनेंस कैपिटल रहता है जिसके चलते एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छा से कर पाते हैं। रॉ मटेरियल्स का ये अच्छा खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास कैपिटल है। तो जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल्स अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट है तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, वर्ल्ड मार्केट में उसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट करना है किनके बीच में, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, पूरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल। ये लाइन कंटिन्यू यूज होता है। ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या चल रहा है अंदर में सबको पता हो। लेजिटिमेट मतलब लीगली होना चाहिए, वैधात्मक होना चाहिए। एंड अकाउंटेबल जवाबदेह होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में कुछ गलत हो जाता है तो जो गवर्नमेंट होती है उसी को ब्लेम किया जाता है, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल माना जा गया है। वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर सिलेक्टेड एंड फॉर्म्ड एट देयर ओन डिस्क्रिएशन। अब यहाँ देखिए, वो अपने कंट्रोल में रखता है, पावर सेंट्रलाइज रहता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी है जिसमें लोगों के पास इलेक्शन के चॉइसेस रहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम, प्रोटेक्ट करते हैं आपकी डिग्निटी और फ्रीडम को, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होने देते। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होते हैं, डिबेट डिस्कशन एंड नेगोशिएशन रेदर देन बल्कि डिस्क्रिएशन। डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और नेगोशिएशन। अच्छा आप बताइए, अगर आपको हम नॉर्थ कोरिया भेज दे, कहाँ भेज दे, एनके भेज दे, नॉर्थ कोरिया भेज दे, आप वहां पे डिबेट जाकर कीजिएगा उसके अगेंस्ट, किम जोंग के अगेंस्ट? ठीक है, नहीं कर पाइएगा, जान से मार देगा। जबकि इंडिया में आप डिबेट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलिए आप, एक रिनॉन पोस्ट होता है, आप नहीं बोल सकते, बट इंडिया में बोलते हैं लोग। Minority and majority cooperation are a common phenomena in the democratic government। माइनॉरिटी मेजोरिटी इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी संख्या ज्यादा है आपकी संख्या कम है, हर किसी को, उस हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर किसी के डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे सेम देखिए, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करना है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सारे पॉइंट्स आपको बताया, जो चीज डेमोक्रेटिक का फंक्शन है और नॉन डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर इलेक्टमेंट ट्रांसपेरेंट होती है, नहीं होती है, इसमें इलेक्शन होता है, इसमें इलेक्शन नहीं होता है, इसमें लोगों के पास राइट रहता है, नॉन डेमोक्रेटिक में लोगों के पास राइट नहीं रहता है। ठीक है, इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, tertiary sector different from other sector, justify the statement with suitable arguments। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, बोला कि टर्शियरी सेक्टर इज द बेसिक सर्विस सेक्टर वेयर एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर द सेक्टर्स दैट प्रोड्यूस गुड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है। टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर है वो सपोर्ट करता है एंड हेल्प करता है किस चीज का, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे ट्रैक्टर की डिजाइन बनती है टर्शियरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चर होता है सेकेंडरी सेक्टर में, उसका यूज होता है प्राइमरी सेक्टर में। तो ट्रैक्टर अगर बन रहा है, प्राइमरी सेक्टर के लिए यूजफुल हो गया, सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी हो गया, डिजाइन इंजीनियर्स सारे चीज कहाँ यूज हुए, टर्शियरी सेक्टर में। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी एक्टिविटीज आर असिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। टर्शियरी एक्टिविटीज जो है असिस्टेंस होते हैं, किसके असिस्टेंस होते हैं,
प्रोडक्शन प्रोसेस का। ठीक है। टर्शियरी सेक्टर्स प्रोवाइड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जो भी सर्विस प्रोवाइड, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, सारे टर्शियरी सेक्टर के एग्जांपल है। इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन अदर सेक्टर। ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी वो कौन सी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है? आईटी इंडस्ट्रीज है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। आइए यहाँ पर है, देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बढ़िया से डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये आपको कितना मार्क्स देकर के जाएगा? 4 मार्क्स देकर के जाएगा। पॉइंट्स है, हाईलाइट द वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो पाया? ला पाट्री एंड ला सिटीडन। एनसीईआरटी का लाइन बोलता है कि ला पाट्री, फ्रेंच वर्ड है, पाट्री का मतलब होता है फादरलैंड, और ला सिटीडन मतलब होता है सिटीजन। ठीक है। emphasize the notion of united community enjoying equal rights under the constitution। यूनाइटेड कम्युनिटी में कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब किसी को इक्वल राइट्स मिलेगा। ठीक है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में वाइडली यूज किया गया। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। यानी कि जो लुई 16 जिस फ्लैग को प्रीफर करती थी बर्बन डायनेस्टी, उसको हटा दिया गया और ट्राई कलर को, किस कलर को? ट्राई कलर को। अपना तिरंगा भी ट्राई कलर है। ठीक है। ट्राई कलर को प्रीफर किया गया। इक्वालिटी था, पार्टी जो सिटीजन था। ठीक है। उसको ट्राई कलर को प्रीफर किया गया। पुराने जो फ्लैग था उसको हटा दिया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो मेल मेंबर होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया। क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क पूछा जा सकता है। पैसिव सिटीजन किसको कहते हैं? तो वुमेन और पुअर पीपल को। न्यू हेमन्स वर कंपोज ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कॉमरेड। न्यू हेमन्स यानी कि नए नए शपथ लिए जा रहे थे। हेमन्स मतलब अरेंज वर्ड होता है। कंपोज हो रहे थे, जैसे जनगण मन हमारा एंथम है, तो उस तरह के एंथम कंपोज हो रहे थे, शपथ लिए जा रहे थे, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कॉमरेड, और उनको याद किया जा रहा था जिन्होंने बलिदानी दी है। A centralized administrative system was put in place. It formulated uniform laws for all citizens within its territory। हर किसी के लिए एक 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 सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हो रहा था और यूनिफॉर्म लॉ लाया जा रहा था जिसमें हर कोई इक्वल रहेगा। मोनार्की में ये चीज प्रीफर नहीं की जा रही थी। मोनार्की कौन सी थी? फ्रेंच में बर्बन डायनेस्टी की। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? यूरोप जब अलग अलग स्टेट में डिवाइड था तो हर स्टेट के अपने यूनिट्स होते थे, अपनी करेंसी होती थी, उसको हटा दिया गया। और एक यूनिफिकेशन डेवलप करने के लिए जो वेट्स और मेजरमेंट सिस्टम था उसको इक्वल कर दिया गया, एक ही कर दिया गया। जैसे मीटर है तो मीटर है, नहीं तो इले जो था एक शहर में दूसरा हो जाता था, उसका वैल्यू दूसरे शहर में दूसरा हो जाता था। रीजनल डायलेक्ट्स were discouraged and French as it was spoken and written in Paris। देखिए रीजनल डायलेक्ट मतलब जो बोली थी, कॉमन जो बोलियां होती है उसको खत्म कर दिया गया, कम किया गया, और फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज मान करके इसको डेवलप करने की कोशिश की गई। पेरिस में यही लैंग्वेज बोली जाती थी। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी कि पेरिस में फ्रेंच जो था वो कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया। मार्टियर्स को याद किया जा रहा था, हेमन्स कंपोज हो रहे थे, ओथ लिया जा रहा था, ये सारे कुछ चीजें की जा रही थी। ठीक है। उसके अलावा मरियाना को एक सिंबल मान लिया गया था, जैसे भारत माता मानी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटोमन बिस्मार्क का क्या रोल था? ऑटोमन बिस्मार्क को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमन बिस्मार्क इज वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। इनको जर्मनी का निर्माता कहते हैं। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। प्रशिया, देखिए पर्सिया नहीं, प्रशिया। प्रशिया जो है ये जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट था, इन्हीं इसने लीडिंग रोल प्ले किया जर्मनी के यूनिफिकेशन में। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क। और प्रशिया जो राज्य था उसके चीफ मिनिस्टर थे कौन? ऑटोमन बिस्मार्क।
लौह पुरुष इनको कहते हैं। जर्मनी को यूनिफाइड करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। वह द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। पर्शियन आर्मी, पर्शिया की जो आर्मी थी, और ब्यूरोक्रेसी मतलब जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स थे उनके हेल्प से। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 3 लड़ाइयां लड़े 7 साल में। और 3 लड़ाइयां कौन थी? ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, डेनमार्क के अगेंस्ट और फ्रांस के अगेंस्ट। इस बीच में प्रशिया जीत गया और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम वन, इनको कैसर विलियम वन कहा जाता है, वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस। प्रोक्लेम जर्मन इंपेरर, इनको क्या बनाया जाता है? जर्मन इंपेरर बनाया जाता है। इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस, वर्सलिस में जो सेरेमनी होती है उसमें पर्सिया के इंपेरर को क्या कर दिया जाता है? जर्मनी का इंपेरर बना दिया जाता है। पर्सिया का जनरल जो था वो जर्मनी का जनरल बनता है। पर्सिया का मिनिस्टर जो था जर्मनी का मिनिस्टर बनता है। यूनिफाइड होकर के भले ही बहुत सारे जो राज्य है वो ऐड हुए, बहुत सारे राज्य ऐड हुए, लेकिन चैंपियन कौन था? चैंपियन अपना प्रसिया ही था। जर्मनी में कौन था सबसे ज्यादा पावरफुल? रशिया। ऑन जनवरी 1871 एन असेंबली comprises the princes of German state were a representative of the army imported Persian ministers including the chief minister Ottoman Bismarck gathered the hall of mirrors of the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser William I। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में किसको राजा बनाया गया? जिक्र कर चुके हम लोग, कैसर विलियम वन भाई साहब को। आर्किटेक्टर किसको माना गया? ऑटोमन बिस्मार्क को। ये थे कौन? पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में चलकर जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो रही होगी। पॉलिटिकल पार्टी ये तो हम लोग नहीं किए थे अभी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम जूट मिल का क्यों है? तो 1855 में फर्स्ट जूट मिल सेटअप किया गया था रिसड़ा में। वेस्ट बंगाल इज स्टोर हाउस ऑफ जूट, इसको स्टोर हाउस कहते हैं। किसका स्टोर हाउस कहते हैं? जूट का स्टोर हाउस कहते हैं। ठीक है, द इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर विच इज इजिली अवेलेबल फ्रॉम द हुगली रिवर। इस इंडस्ट्री में क्या है? लॉट ऑफ वाटर, इस इंडस्ट्री के लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है जो हुगली रिवर प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, चीप लेबर अवेलेबल फ्रॉम यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल। चीप लेबर अवेलेबल है कहाँ के लिए? कहाँ से अवेलेबल है? तो यूपी बिहार वेस्ट बंगाल से चीप लेबर आ जाते हैं, जिससे और भी इसको सपोर्ट मिल जाता है। कोलकाता ह्यूज मार्केट लोकेटेड नियर हुगली बेल। हुगली के पास में कोलकाता क्या है? एक बड़ा मार्केट है, तो एक बड़ा मार्केट चाहिए इंडस्ट्रीज के पास में, और कोलकाता वो बड़ा मार्केट प्रोवाइड कर देता है। फर्टाइल लैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। फर्टाइल लैंड है कहाँ पे? फर्टाइल लैंड बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर के बैंक पे है फर्टाइल, हुगली रिवर के बैंक पे क्या है? फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होने के चलते भी एक सुटेबल आपको फैक्टर मिलता है, और जूट का क्या हो जाता है? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं? एग्जामिन द मल्टी प्रोसेस एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, तो किसको हब बोलते हैं आईटी इंडस्ट्रीज का? कैपिटल ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज बेंगलुरु को बोलते हैं। The electronic industries covers a wide range of products from transistors, sets of television, telephone, cellular, telecom pagers, telephone exchange, radars, computer and many other equipment। यानी कि जो भी आईटी से रिलेटेड आपको चीजें दिखती है, ठीक है, टेलीविजन से लेकर के हम कंप्यूटर तक की बात करते हैं, सेलुलर फोन की बात करते हैं, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, सारे चीज, रडार्स की बात करते हैं, ये सारे चीज जो है वो किसका? आईटी का पार्ट होता है। ठीक है, बेंगलोर हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाता है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्या एस टी पी आई, बहुत सारे एस टी पी आई की बात करेंगे जो चैप्टर में दिया एस टी पी आई। तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, एस टी पी आई का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कहाँ का है? वो है आपके हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, वहां पर एस टी पी आई है। ठीक है, स्टोर हाउस बोला कि 18 स्टोर वेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? एनसीईआरटी में तो पुराने एनसीईआरटी में 16 दिया था, यहाँ पर 18 है, तो 18 आप अभी माइंड में रखोगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। पहले भी जिक्र किया गया प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये जो सेक्टर है वो लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट करता है। ठीक है, it is encouraging to know that 30% of people employed in the sector are women। 30% जो वुमेन है इस आईटी इंडस्ट्रीज में।
ठीक है। और वुमेन के लिए सबसे बढ़िया आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में से एक है आईटी इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब इसकी बात करें तो इस इंडस्ट्रीज हैज बीन मेजर फॉरेन एक्सचेंज, इस इंडस्ट्री से आपको बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज भी इंडिया में रहती हैं, इंडियन जो है फॉरेन भी जाकर के रहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इससे बहुत होता है, इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय जो है फॉरेन रहते हैं, उसके जो कस्टमर रहते हैं वो फॉरेन रहते हैं, तो इसके चलते फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होता है। लास्ट 2 और 3 ईयर्स बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग, बल्कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यहाँ देखिए ये बीपीओ जो दिया है इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ? बिलो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है बीपीओ का। और जो बीपीएल था वो भी पढ़े हुए हैं आप लोग, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, उसकी जिक्र हम लोग इकोनॉमिक्स में किए थे। ठीक है। और कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के क्या रोल है। बोल रहा कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड देयर वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टी जो है बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम को क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है, वोटर्स के उसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी ही लॉ बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंट्री के लिए लॉ बनाती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम वो क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। एनसीईआरटी में जो फंक्शन दिया है उसको करना है, किसको करना है, फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन आपको करना है। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी जो बनती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को रन कराती है। और इसके अपोजिट में जिसको मेजोरिटी नहीं मिलता है और जिसको टोटल नंबर ऑफ सीट्स का कितना परसेंट हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का अगर आपके पास कितना परसेंट है, 10% है, तो आप अपोजिशन में रहिएगा। ठीक है। पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन, देखिए पार्टी अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं सेव करेगी तो उसको वोट नहीं मिलेगा, तो पार्टी पब्लिक ओपिनियन भी सेव करती है। अपोजिशन की बात आपको किया गया। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments। एक गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके अलावा और भी आपको आप रील इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, रिलेवेंट पॉइंट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कि पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं, उसके उसको कौन चूज करता है, इंडिया में टॉप मोस्ट लीडर चूज करते हैं, जबकि अमेरिका में कौन चूज करता है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो चूज करते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब द नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नेसेसिटी और यूटिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेटिक कंट्री में। बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसीज फॉर व्हाट दे डू इन लोकेलिटी, लोकेलिटी में आप क्या करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्यों जरूरी होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, स्टेबल गवर्नमेंट का बनाना। ठीक है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। लार्ज स्केल सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहीं पे पॉलिटिकल पार्टी रहती है। ठीक है। As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different view on various issues to present these in the government। अलग अलग लोगों के जो व्यू होते हैं उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट रहती है। दे नीड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। इसमें कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का एक मेन पर्पस होता है नेसेसिटी का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके। They need a mechanism to support or restrain the government, make policies justify or oppose them. Political parties fulfill these needs and every representative government has। We can say that parties are necessary condition for democracy। पार्टी जो है नेसेसरी कंडीशन है, किसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, पार्टी एक नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों रिक्वायर्ड, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, लोगों के ओपिनियन सेट करने के लिए, रूलिंग पार्टी बनने के लिए, ऑपोजिशन में रूलिंग को याद दिलाने के लिए, पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन सेट करने के लिए। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी इन रूरल सोसाइटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ देख लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसमें 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं और इसमें 25 से 100 रुपए तक इसमें अमाउंट को पुट किया जाता है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ मीट देयर नीड्स, लोग अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, लेस इंटरेस्ट रेट रहता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या रहता है, लेस इंटरेस्ट रेट रहता है।
The group charge interest on these loans, but this is still less than what is the money lender charges. Money lender जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोन चार्ज करते हैं उसके कंपेयर में एसएचजी कम करता है अपने लोगों से, ठीक है। पर after a year or two the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank. जब एक ग्रुप एक दो साल तक सेविंग कर लेता है तो इसके पास कोलेट्रल हो जाता है, और कोलेट्रल होने के बाद ये क्या कर लेता है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलेबल लोन फ्रॉम द बैंक, ये बैंक से लोन ले सकता है। Loan is sanctioned in the name of group and is meant to create self employment opportunity for the members. ये क्या क्रिएट करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को, अपने मेंबर को। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर फॉर रिलीजिंग वर्क मॉर्टेज लैंड और फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। अपने लोगों को हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। लोन एक्टिविटीज सेविंग इन सबको के रिलेटेड कौन डिसीजन लेता है, तो जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। द ग्रुप डिसाइड रिगार्ड द लोन्स बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट बी चार्ज, कि इंटरेस्ट कितना लेना है, किसको लोन देना है, ये सारा चीज, लोन का रीपेमेंट कैसे होगा, ग्रुप के मेंबर ही डिसाइड करते हैं। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट of loan by any one member is followed by up seriously by other member in the group। अब बोल रहा है कि अगर कोई लोन नहीं पे कर रहा है तो वो बहुत ही सीरियस उसको लिया जाता है और लोन को पे करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहता है और एक ग्रुप फंडिंग के थ्रू वर्क करता है। इससे जी हेल्प एक क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मनी लेंडर्स की ट्रैप से बचने के लिए पुअर वुमेन जो है, मेल मेंबर जो है वो ग्रुप बनाते हैं। इट सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन यानी कि बैंक किस पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, बैंक इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। तो बैंक किससे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं आरबीआई। आरबीआई जो है 500 सीआर, अगर अब मान लीजिए कि मेरे स्टूडेंट में से किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया और वो बैंक खोलना चाह रहा है, तो उसको मिनिमम अमाउंट 500 सीआर करोड़ देना पड़ेगा आरबीआई को। द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। मिनिमम कैश बैलेंस उसके पास होने चाहिए। मिनिमम कैश बैलेंस मतलब 15%। 15% आपके पास बैंक अगर आप हैं तो आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हर पूरे अमाउंट को आप किसको दे दीजिए, लोन पे दे दीजिए। आपके पास 15% कैश होना चाहिए टोटल वैल्यू का। द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ब्रैकेट ट्रेडर्स ट्रेडर्स बट आल्सो स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू स्मॉल बोरोवर्स। इस सारे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है वो बैंक को लोन नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, इसमें स्मॉल कल्टिवेटर्स इन लोगों को भी हेल्प मिलना चाहिए। और इसके लिए ग्रामीण बैंक जो है काफी अच्छा काम करता है फार्मर्स के लिए। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate। किससे और कितना लेंड किया है, अमाउंट किसको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ये सारा किससे कितना इंटरेस्ट रेट ले रहा है, ये सारा बैंक आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है एज ए बैंक, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन केस बेस्ड जो है तो इसके बस आंसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, ये जो है हैंड लेबर वर्सेस मशीन, उस टॉपिक से लिया गया कि एक स्टोरी है जिसमें एक पर्सन है विलियम थ्रोन और एक सीजनल लेबर के रूप में काम करते हैं। तो सीजनल लेबर ही ब्रिटेन में क्यों चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन में सीजनल लेबर, क्योंकि वर्क उनका सीजनल होता था। शिप उनकी विंटर के टाइम में आती थी, बाइबल का प्रिंटिंग क्रिसमस के समय होता था, गैस और ब्रेवरेज वाले जो वर्क थे उसमें उनको सीजनल लेबर की रिक्वायरमेंट थी। मशीनों को मेंटेन करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती थी, और सीजनल लेबर से काम कराकर उनको गांव भेज दीजिए, आपको ज्यादा अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग किस चीज को प्रीफर कर रहे थे, सीजनल लेबर को, अगर एज ए इंडस्ट्रिस्ट ब्रिटेन के है। और उस टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा थी ब्रिटेन में। एक लाइन यूज होता है कि इन विक्टोरियन ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट इज इन लार्ज स्केल। सो बोलो कि ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन फैक्टर्स ऑफ लंदन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप हो गई थी, कहाँ पे, लंदन में। और किस चीज की अवेलेबिलिटी थी, जॉब अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। और फर्स्ट इंडस्ट्री जो थी वो कब सेटअप हुई थी, 1730 में। इसको याद रखना है, भूल नहीं जाना है। फर्स्ट टेक्सटाइल, और अगर बात करते हैं फर्स्ट आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की, तो फर्स्ट आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कब हुई थी, 1840s में, ठीक है। Analyze the reason for a key for the appointment of Wilson by the old Kent gas work. Gas work was the seasonal industry and they were need to low wage workers। बोल रहा है कि क्यों,
हायर की इसको, विल थ्रोन बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्कर, क्योंकि इनको सीजनल वर्क की रिक्वायरमेंट थी और लो वेजेस में, और विल्सन अगर लो वेजेस में काम किए तो इनको इसलिए हायर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन बाय द इंडस्ट्रीज ऑफ विक्टोरियन ब्रिटेन। महारानी विक्टोरिया जब रूल करती थी तो क्यों चूज करते थे? क्योंकि मशीन को परचेज करने में ह्यूज कैपिटल पुट करना पड़ता था, मशीन कॉस्टली होते थे, इनका रिपेयर करना भी काफी हार्ड था, उसके लिए भी पैसा पे करना पड़ता था, लेबर को मेंटेन करने के लिए पैसा देना ही नहीं था, लेबर को काम करा के घर भेज देना था, सीजन में जब रिक्वायरमेंट रहती थी अवेलेबल रहते थे रोड पे, वहां से हायर कर लेना था। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस, यहाँ तक कि बस खाने के लिए दे दीजिए उतना पे भी वो काम करते थे ब्रिटेन में। तो एक कुछ फेवरेबल कंडीशन थे इंडस्ट्रिस्ट के लिए और हार्श कंडीशन थे लेबर के लिए। इन सीजनल इंडस्ट्रीज ओनली सीजनल लेबर वाज रिक्वायर्ड, सीजनल इंडस्ट्रीज में सीजनल लेबर की रिक्वायरमेंट रहती थी। सीजनल इंडस्ट्रीज में क्या होता था, शिप मेंटेनिंग वर्क जो था उसको हम रख सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है बाइबल की जो बाइंडिंग थी उसको रखेंगे। ठीक है। अब जो 35 केस बेस्ड स्टडीज है, आप इसको इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। इसमें सरदार सरोवर डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर, नर्मदा रिवर। तो वहां पर जब कहीं भी डैम सेटअप किया जाता है तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब रिजर्व वॉइस बनेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रिवर, ये आपकी रिवर है, ठीक, ये रिवर है, ये क्या है आपकी रिवर है, और रिवर के बीच में डैम बना दिए, डैम बना दिए और पानी इधर से आ रहा है, पानी किधर से, इधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पानी इधर से आ गया। तो अगर हम यहाँ पे वॉल बना दिए और रोक दिए पानी को, तो पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, पानी का लेवल अब इसको क्रॉस कर देगा, इसके बैंक को क्रॉस कर देगा। देखिए बैंक को क्रॉस कर गया, तो जब बैंक को क्रॉस करेगा तो ये आसपास के रीजन को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा, सबमर्ज कर देगा। एक तरफ रिजर्व वॉइस बन जाता है, दूसरी तरफ पानी की कमी रहती है, यहाँ पे गेट लगे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग छोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट, क्यों बनाया जाता है, टू सिक्योर पावर, डैम बनाया जाता है ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, इरिगेशन के लिए, अगर कैनाल रहेंगे तो इससे हम इरिगेशन कर लेंगे, ऐसे कैनाल्स बना लेंगे, कैनाल्स बना लिए और इरिगेशन कर लिए। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ड्रॉट प्रोन रीजन, और जो रीजन ड्रॉट प्रोन है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके, और सरदार सरोवर डैम से आरजे, राजस्थान और साथ ही साथ गुजरात, ये दोनों स्टेट काफी ज्यादा इनको लाभ मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि वो, एक बार फिर से प्रीवियस डायग्राम पे जाएंगे हम लोग, तो इस रीजन में ट्राइबल पीपल रहते थे। ठीक है। और ट्राइबल पीपल का पूरा घर सबमर्ज हो गया था, तो गवर्नमेंट जो है इनको फोर्सफुली यहाँ से रिमूव कर दी। जैसे मान लीजिए ट्राइबल पीपल, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, इनको मूव करके हम यहाँ लेते आए, इन आदमी को मूव करके यहाँ लेते आए, इनके घर द्वार को हम कहाँ छोड़ दिए, इनके घर द्वार को यहीं पर छोड़ दिए। तो अगर हम फोर्सफुली इनको ला रहे हैं तो इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, साइंस वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्सफुली किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो अगर किसी के घर को उजाड़ करके उसको दूसरी जगह ला रहे हैं तो गवर्नमेंट का वर्क होना चाहिए कि उसको प्रॉपर सेटलमेंट्स दे, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी सेटलमेंट, और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे। ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में पीपल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिमांड फॉर रिहेबिटेशन, उनको प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए थे। ठीक है। हार्म ऑफ हार्वेस्ट, पूरी बात की उनकी जो एग्रीकल्चर था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था इस टाइम के बाद। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, घर रहने के लिए नहीं थे, कुछ रीजन थे, उनकी दुनिया लूट गई थी, उसको समझना चाहिएगा। तो डैम बनने के बाद दुनिया लूट गई थी, फायदा तो बहुत सारे लोगों को था, लेकिन घाटा जो ट्राइबल पीपल थे उनको था। और इसके कारण क्या था, इसके कारण था कि वो रिवॉल्ट कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट के कारण वो रिवॉल्ट कर रहे थे। हाईलाइट द इश्यूज ऑन वर्क की सेव नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। एक था ये इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि टोटल वहां पे जो आपके फॉरेस्टेड रीजन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। डिमांड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, उनको प्रॉपर सेटलमेंट प्रोवाइड कीजिए। टू प्रोवाइड ट्राइबल द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और ट्राइबल जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कीजिए, एक इशू था। ठीक है। अब इसके बाद जो है 36 नंबर, 36 नंबर में बोल रहा है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या रियलाइज होता है, पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर।
पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर ग्रुप्स की भी एक अलग डिमांड होती है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत सारी लोगों की ख्याल ये सब रखती है, वो चाहती है कि उसके अगेंस्ट ओपिनियन न बनकर के उसके फेवर में ओपिनियन बने। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 36, इस पैराग्राफ को एक बार आप रीड कीजिएगा। 36 का वन जो कर रहा है, पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, गिव वन एग्जांपल टू प्रूव द स्टेटमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल कि इसके ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव है। पावर अगर शेयर रहेगा तो पावर शेयर होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयर बिटवीन among different peoples, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। इससे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर पावर को शेयर करते हैं। एग्जांपल के लिए हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं, 84 सीट्स फॉर व्हाट, 84 सीट्स फॉर एससी, सेंट्रल लेवल पे किसको देते हैं, एससी को देते हैं। और यहाँ पर देते हैं 47 सीट्स, 47 सीट्स किसको देते हैं, हम 47 सीट देते हैं एसटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। तो पावर शेयर कर दिए तो कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल ऑर्डर जो है एक स्टेबल फॉर्म में रहता है, पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग जो ऑर्गन्स करते हैं उससे हर कोई अपने लिमिट्स में रहता है, कंट्रोल में रहता है, चाहे वो लेजिस्लेचर का पार्ट रहे, जुडिशरी का पार्ट रहे या एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहे। ठीक है। हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब होता है जब एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं रहती है तो दो पॉलिटिकल पार्टी मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलायंस बिल्डिंग। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन और टू फॉर्म गवर्नमेंट। कंटेस्ट इलेक्शन अगर एक साथ पार्टिसिपेट करे तो इसको बोलते हैं ट्री पोल अलायंस। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अगर दो पार्टी मिल करके गवर्नमेंट बना रही तो उसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस। अलायंस कुड बी बिटवीन रीजनल एंड नेशनल पार्टीज। अलायंस रीजनल पार्टी यानी स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी दोनों के बीच में हो सकता है। विच इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में अलायंस हो रहा है तो एक किसका एग्जांपल है, एग्जांपल है पावर शेयरिंग का। ठीक है। हाउ डज पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग इन और इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर। फ्रीडम ऑफ चॉइस इंटेल्स कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है अलग अलग पार्टीज के बीच में, कोई किसी को भी चूज कर सकता है। सच competition ensure that power does not remain in one hand but is shared among। एक कंपटीशन किस चीज को श्योर करता है कि पावर एक हाथ में नहीं रहेगा, पावर जो है किसी न किसी के पास चला जाएगा। कभी कोई पार्टी जीतती है इलेक्शन, कभी कोई पार्टी जीतती है। ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे टीएमसी का इन्फ्लुएंस कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, तो डीएमके का इन्फ्लुएंस तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद हम लोग मैप पे आ रहे हैं। ठीक है। मैप पे आने से पहले थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं अपने हथियार को। देखिए बोला कि टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑफ द लाइंस ड्रॉन नियर देम। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला कि सीजन एट द दिस प्लेस इन 1920, सितंबर में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, सितंबर में कलकत्ता में हुआ था। तो चलते हैं कलकत्ता अभी बिना किसी देरी का। देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल जो दिख रहा है, वेस्ट बंगाल का जो ये पार्ट है, यहाँ देखिए पॉइंटेड पार्ट, पॉइंटेड पार्ट में यहाँ पे डॉट बना देंगे। यहाँ पे देखिए डॉट बन गया और ये आपका कैलकाटा है। ये क्या है आपका, कैलकाटा है। लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट से थोड़ा सा इसमें इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा इधर देखिए, ज्यादा इस पे घबराना नहीं है आपको। ठीक है। एक क्या है, कलकत्ता रीजन है। और एक कलकत्ता रीजन में हम क्या करते हैं, कलकत्ता रीजन में सेशन हुआ था। कौन सा सेशन हुआ था, कलकत्ता रीजन में सेशन हुआ था इसका। ठीक है।
अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो वो सॉल्ट लॉ वाला जो पॉइंट था वो था डांडी, ठीक है। तो चलते हैं, डांडी कोस्टल रीजन है, डांडी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए पूरा वर्ड ना लिख करके, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो हम बस डी लिखते हैं। ये आपका डी रहा, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, एक चीज आप देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखिए एक कोलकाता जो पॉइंट है, कोलकाता यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका कोलकाता रहा, ठीक है। और डांडी जो है यहाँ पर है, डांडी गुजरात में कोस्टल रीजन में है, ठीक है। आपको यहाँ पर डांडी लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे कैलकाटा है, ठीक है, कोई इशू। यहाँ पे कलकत्ता और यहाँ पे डांडी, कोलकाता नहीं लिखेगा क्योंकि उस टाइम उसका नाम कलकत्ता था, ठीक है। प्रीवियस चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका हिस्ट्री वाला, दो और तीन मैप। अब इसका हीराकुंड डैम इन उड़ीसा, तो चलते हैं हीराकुंड डैम। ये देखिए उड़ीसा है, सॉरी बालक, ये उड़ीसा है आपका। उड़ीसा का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, उड़ीसा का जो एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हीराकुंड डैम है। कौन सा डैम है, उड़ीसा में हीराकुंड डैम है, तो यहाँ पे हीराकुंड डैम, ठीक है। अब इसके बाद एक बार प्रीवियस क्वेश्चन फिर चलते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, यहाँ देख लीजिए, ये तो ये आपको गुजरात वाला पार्ट था, मुंबई के जस्ट ऊपर एक डॉट दे देते हैं। मुंबई के ऊपर जो डॉट है ये तारापुर है आपका, ठीक है। ये आपका डांडी है, ऊपर वाला डांडी है, नीचे वाला तारापुर है, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिल्ली में है। देखिए ये जो आपको, सॉरी बालक, ये जो आपको ये यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, तो दिल्ली के अपर पार्ट में यहाँ पे नॉर्थ साइड में देखिए बाउंड्री पे आ गए, यहाँ पे डॉट दे देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, तो यहाँ पे ये नोएडा आपका हो गया, ठीक है। ये आपका नोएडा है, ये क्या है आपका नोएडा, ठीक है। एक सेकंड बालक रुक जाइए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि नोएडा आपका बचा रह जाए। ये आपका नोएडा है, ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका नोएडा है, तो नोएडा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि कोची पोर्ट इन केरला। तो कोची पोर्ट जो है, जैसे यहाँ पर हो गया कोची पोर्ट, इस रीजन में देखिए केरला, केरला का कोस्टल पोर्ट जो होगा वो कोस्टल रीजन में होगा, ठीक है। ये आपका कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट इन केरला, ठीक है, कोची पोर्ट है। तो एक कोची हो गया, ये आपका नोएडा हो गया, ये आपका कैलकाटा हो गया, CUL वाला, और ये आपका हीराकुंड डैम उड़ीसा हो गया। नीचे वाला जो है तारापुर है, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला डांडी है। इस तरह से इस जो सैंपल पेपर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था उसको हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जुड़िए, ठीक है। और सबसे इंफॉर्मेटिव चीज क्या है कि प्ले स्टोर पे जो हम लोग का ऐप अवेलेबल है, तो आप वहां से सारा PDF क्वेश्चन आंसर सारा चीज आपको मिल जाएगा। एक कंप्लीट स्टडी पैटर्न जो एकेडमिक एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है आपके 10th तक, वो सारा चीज हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए। तो ऐसे आप कीजिएगा अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन, और भी हम लोग धमाका करने वाले हैं एग्जाम से पहले। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ अलग आतिशी फॉर्म में हो प्रिपरेशन, तो आप हमारे साथ आइए। इसके अलावा और भी अगर आपको इंफॉर्मेशन जानना है तो आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे भी जुड़ सकते हैं। ये तो आपका SST के लिए था। इसके अलावा हम लोग इग्नाइट वर्ल्ड जो हम लोग का अदर चैनल है, वहां पर सारे जो भी सब्जेक्ट रिमेनिंग है उसका हम लोग सैंपल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं अपना ICT का, आज हम लोग प्रोवाइड कर दिए सोशल साइंस का, और इस तरह से हम लोग सारा करेंगे। तो आपको ICT का आर्यन सर प्रोवाइड करते हैं, SST का मैं प्रोवाइड करूंगा, साइंस का भी मैं प्रोवाइड करूंगा, और भी कुछ स्पेशलिस्ट टीचर रहेंगे आपके साथ। तो प्रिपरेशन जिससे आपका धमाकेदार हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।